टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द एज ऑफ महाजनपद या महाजनपद पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री में। महाजनपद जो थे ये अर्ली किंगडम्स थे या अर्ली एम्पायर्स थे जो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास बनाए गए। तो महाजनपद को समझेंगे हम आज। आगे प्रोसीड करने के पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक कि महाजनपद के पहले क्या सिनेरियो था। तो महाजनपद के पहले का जो पीरियड है उसको हम हिस्ट्री में वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड और एक हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो अर्ली वैदिक एज जो थी, इस अर्ली वैदिक एज में सबसे हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जो थी उसको हम कहते थे जन के नाम से। और इस पीरियड में जनरली जो लोग थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो अर्ली वैदिक पीरियड की हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी जन। अर्ली वैदिक पीरियड से जब हम लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं तो ये जो जन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जनपद में। इन्हीं जनपद को राष्ट्र भी कहा जाता था। तो लेटर वैदिक एज की जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी दैट वाज जनपद। लेटर वैदिक एज के बाद जो एज आती है या जो पीरियड आता है उसमें ये जनपद जो है ये फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाती है महाजनपद में। ठीक है, तो ये महाजनपद का पूरा एक इवोल्यूशन है कि इनिशियली पहले वो जना थी अर्ली वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में जना जो है वो जनपद में बदल जाते हैं। और लेटर वैदिक एज के बाद जो एज आती है उसी को हम महाजनपद एज बोलते हैं या महाजनपद पीरियड बोलते हैं, जिसमें ये जनपद या राष्ट्र जो है ये महाजनपद में बदल जाते हैं। तो अब हमको ये डिस्कशन करना है कि महाजनपद बनने के क्या कारण थे, ये जो जनपद थी ये महाजनपद में कैसे तब्दील हुई, क्या चेंजेस आए, क्या मॉडिफिकेशंस आए। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। एक कहानी है पूरी महाजनपद बनने की, उसको हम देखते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल लिव्ड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल। वही हम बात अभी कर रहे थे कि जना थे और वो लोग एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। एंड प्रैक्टिस सस्टेनेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करते थे बट सिर्फ उतना ही एग्रीकल्चर कर पाते थे क्योंकि वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो वो सिर्फ उतना ही एग्रीकल्चर कर पाते थे जितना उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए जरूरत है। सरप्लस नहीं था तो एग्रीकल्चर के फर्दर कोई एक्सचेंज, ट्रेड वगैरह इस समय पर नहीं हो पाता था। During the later Vedic period, the people moved to fertile Gangetic Valley. अर्ली वैदिक एज में जो आर्यंस थे, कहा जाता है कि वो पंजाब वाले एरिया में या सप्त सिंधु एरिया में रहते थे, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में वो सेंटर्ड थे। और वहाँ पे वो सिर्फ उतना ही एग्रीकल्चर करते थे जितना उनके लिए जरूरी होता था अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। लेटर वैदिक एज में हम जैसे ही आते हैं तो ये जो लोग थे आर्यंस, अर्ली वैदिक एज में पंजाब रीजन में थे, लेटर वैदिक एज में ये एक्सपैंड करके शिफ्ट हो जाते हैं गंगेटिक वैली तक, गंगा यमुना द्वाब रीजन तक ये एक्सपैंड कर जाते हैं। और क्योंकि वो जो एरिया है गंगेटिक वैली वो जनरली दो रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया गया एरिया है विद गंगा एंड यमुना। तो जो गंगा वैली वाला रीजन है, गंगेटिक वैली वाला रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की अवेलेबिलिटी होती थी। और इसके साथ साथ लेटर वैदिक एज में ही आयरन की भी डिस्कवरी हो गई थी। आयरन जो है लेटर वैदिक टेक्स्ट में हम देखते हैं आयरन को कृष्णा या श्यामा अयस के नाम से बताया गया है। लेटर वैदिक लिटरेचर में आयरन की डिस्कवरी हुई लेटर वैदिक पीरियड में। तो क्योंकि आयरन की भी डिस्कवरी हो गई तो आयरन के टूल्स बन पाए, जिससे एग्रीकल्चर बेहतर हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। इससे क्या हुआ, इन फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन जो पहले होता था अर्ली वैदिक पीरियड में उससे काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन लेटर वैदिक पीरियड में होने लगा, which finally resulted in agricultural surplus। तो इससे एग्रीकल्चरल सरप्लस काफी ज्यादा अच्छा हो गया। अब इससे महाजनपद का क्या कनेक्शन है या महाजनपद कैसे बनी, तो ये भी हम समझते हैं। अभी तक हमने बात करी कि एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, अच्छा प्रोडक्शन इस समय पर होने लगा। ड्यू टू दिस एग्रीकल्चरल सरप्लस and increased food security, people started practicing other art and craft। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर जो बहुत अच्छे होने लगी, फूड सिक्योरिटी थी, लोगों के पास एग्रीकल्चरल सरप्लस था तो लोग दूसरे ऑक्यूपेशंस में भी इंडल्ज होने लगे। आर्ट और क्राफ्ट भी बहुत अच्छा इस पीरियड में होने लगा लेटर वैदिक एज में। दिस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर कंज्यूम्ड इन एरियाज वेयर द रूलर्स एंड हिज एसोसिएट्स लिव्ड। ग्रेजुअली दिस सेंटर्स डेवलप्ड एज अर्बन टाउन्स। This growth of urban center is termed as second urbanization। बेसिकली क्या है,
क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, एक्सेसिव प्रोडक्शन है, तो लोग अपने घर वालों को तो फीड कर ही लेते हैं, उसके बाद भी उनके पास जो है बहुत सारा प्रोडक्शन जो है, बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो बच जाती हैं, तो फिर वो उसका ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर अच्छी हो गई, ट्रेड कर रहे हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज भी अच्छी हो गई, और उसके बाद भी उनके पास सरप्लस जो है प्रोडक्शन है, चीजें और बच गई, तो फिर वो लोगों को भी काम दे देते हैं या दूसरे ऑक्यूपेशंस में भी इंडल्ज हो जाते हैं, तो टर्शरी एक्टिविटीज भी अच्छी होने लगती है। तो ऐसा एरिया या ऐसा पीरियड जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और तीनों के बीच में एक फाइन बैलेंस हो, तो वहां पर प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आती है, सभी लोग अमीर होते चलते हैं। ठीक है, और वहां पर डेवलपमेंट भी होता है, तो इसी को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, और पर्टिकुलरली इस पीरियड को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कहते हैं। ऐसा इसलिए कि पहला अर्बनाइजेशन जो है ये हम हड़प्पन पीरियड को पहले अर्बनाइजेशन के तौर पर देखते हैं। तो ये कहा गया कि इस पीरियड में सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ। As this agricultural production grew, the king levied more taxes, which allowed him to expand his territories with the big armies. अब क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लोग दूसरे आर्ट और क्राफ्ट में इंडल्ज हो गए, दूसरे ऑक्यूपेशंस करने लगे, तो वहां पर जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में सभी लोगों के पास अच्छी वेल्थ है, और क्योंकि लोगों के पास ज्यादा वेल्थ है, लोगों के पास एक्सेसिव प्रोडक्शन है, तो राजा जो है उन पे ज्यादा टैक्स लगा सकता है। जब किंग उन पे ज्यादा टैक्स लेवाई करेगा, लोग ज्यादा टैक्स देंगे, तो किंग भी अमीर होता जाएगा, और अगर किंग अमीर होगा तो फिर वो एक लार्ज आर्मी जो है वो रख सकता है, लार्ज आर्मी को फॉर्म कर सकता है। जब किंग के पास लार्ज आर्मी बनने लगी तो महाजनपद का फॉर्मेशन होने लगा, या मतलब लार्ज आर्मी के होने से किंग जो है ज्यादा एग्रेसिव हो पाया, ज्यादा वॉर्स एंड बैटल्स लड़ाए, और उसके बाद उसको गारंटी भी रही कि वो वॉर्स एंड बैटल्स जीतेगा। इसको आप बहुत अच्छे से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, अर्ली वैदिक एज हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जनप, लेटर वैदिक एज हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जनपद, और बाद में ये जनपद ही जो है ये महाजनपद में बदली। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो लड़ाइयाँ होती थी एंड जनों के बीच में, ये लड़ाइयाँ जनरली कैटल्स के लिए होती थी, क्योंकि इस पीरियड में कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और टेरिटरी का कोई कंसेप्ट नहीं था अर्ली वैदिक टाइम्स में। जैसे ही हम लेटर वैदिक टाइम्स में आते हैं, तो जब जनपद बनती है तो कंसेप्ट आ जाता है टेरिटरी का, जमीन का, और जनपद के जो राजा होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा कहा गया है कि एक अच्छा राजा वही है जो हमेशा टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में सोचे, साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचे। तो जनपद के जो राजा थे उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा राजा बनना था, तो उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के बारे में सोचा, और क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस के कारण उनके पास लार्ज आर्मीज भी थी, तो वो जो उन्होंने सोचा वो एग्जीक्यूट भी कर पाए। तो उन्होंने दूसरी जनपद पर अटैक किया, उनको कॉन्कर करने की कोशिश करी। अब यहाँ जो एम्बिशियस, जो पावरफुल रूलर्स थे जनपद के, उनका टेरिटरी एक्सपैंड हो गई, तो उनकी जो जनपद है, क्योंकि वो दूसरी टेरिटरीज को उसमें मर्ज करते रहे, जीतते चले गए, तो उनकी जो जनपद है वो बदल गई महाजनपद में, क्योंकि वो एक्सपैंड कर गई थी। ठीक है, और जो वीक रूलर्स थे उनकी जनपद हार गई, तो उनकी जनपद शायद किसी के अंडर सब्जुगेट कर ली गई। तो एक आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किंग जो है वो एक्सपेंशन करना चाहता था, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, उसके कारण किंग को रिसोर्सेज मिल पाए वो एक्सपेंशन करने के, तो जो पावरफुल एम्बिशियस रूलर्स थे उनकी जो जनपद है, क्योंकि वो जीतते चले गए, तो उनकी जनपद बदल गई महाजनपद में, और जो वीक रूलर्स थे वो हारते चले गए, तो उनकी जो जनपद है वो किसी और के अंडर में आ गई। तो जब महाजनपद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ये एक्सपेंशन होते गए, और ऐसी टोटल 16 महाजनपद हमको देखने को मिलती है 6th सेंचुरी बीसी के अक्रॉस। महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? ठीक है, हमने कहा कि 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद थी, बट हमें इसके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो महाजनपद जो है इसकी पहली इंफॉर्मेशन आती है अथर्ववेद से। अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड का ही एक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक पीरियड के एंड में लिखा गया था। तो महाजनपद की जो पहली इंफॉर्मेशन आती है ये हमको मिलती है अथर्ववेद से। और पहली बार
सारी 16 जो महाजनपद थी, ठीक है, क्योंकि टोटल 16 महाजनपद थी, तो पूरी जो 16 महाजनपद थी इनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पूरी 16 महाजनपद के बारे में। तो पहली बार महाजनपद का हम कह सकते हैं कि मेंशन जो है ये फर्स्ट टाइम हमको मिलता है अथर्ववेद में, बट पूरी 16 जो महाजनपद बनी 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, उसका पहला रेफरेंस हमको भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भगवती सूत्र जो है ये एक जैन टेक्स्ट है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। अब ये बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट है, बट क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म भी इसी पीरियड के अक्रॉस जो है डेवलप हो रहा था, तो इसीलिए इन दोनों लिटरेचर में हमको 16 महाजनपद का रेफरेंस मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास लिस्ट है 16 महाजनपद की जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मेंशन्ड है। एक एक करके हम ये सारी 16 महाजनपद के बारे में बात करते हैं। पहली जो महाजनपद थी वो थी अंग, ठीक है, इसका नाम शायद प्रोबेबली आपने सुना होगा। अंग की कैपिटल जो थी वो थी चंपा। और अगर प्रेजेंट लोकेशन की बात करें कि करंटली ये महाजनपद कहाँ पर सिचुएटेड है, तो अंग जो महाजनपद है ये करंटली भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। पहली महाजनपद थी अंग जिसकी कैपिटल थी चंपा, और कहाँ पर है ये, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये सिचुएटेड है। अगली जो महाजनपद जो बहुत इंपॉर्टेंट थी मगध, ठीक है, मगध ही वो महाजनपद थी जो बाकी सारी महाजनपद को एलिमिनेट करके इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर मगध की महाजनपद में बनाया। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे मगध के रूलर्स के बारे में भी। तो मगध की बेसिकली 2 कैपिटल्स रही है। मगध की जो पहली कैपिटल थी ये थी राजगृह, और मगध की जो दूसरी कैपिटल है ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बेसिकली मॉडर्न डे पटना को कहते हैं, पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो पटना और गया वाला जो रीजन है बिहार में, वहां को रिप्रेजेंट करती है मगध महाजनपद। बहुत इंपॉर्टेंट है मगध। ठीक है, अगली जो महाजनपद है दैट इज मल्ल। मल्ल महाजनपद की जो कैपिटल थी इट इज कुशीनारा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे उनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में, कुशीनगर भी इसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध की यहाँ पर डेथ हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के एरियाज में आता है, देवराई, बस्ती, गोलकपुर, सिद्धार्थ नगर वाला जो करंट एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो रिप्रेजेंट करता है मल्ल महाजनपद को। अगली जो महाजनपद है दैट इज वज्जी। वज्जी महाजनपद जो है इसकी कैपिटल है वैशाली, और ये करंटली रिप्रेजेंट करती है नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा वाला रीजन बिहार में। बिहार में रिवर गंगा के नॉर्थ वाला जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है वज्जी महाजनपद। अगली महाजनपद है कोसला। ठीक है, कोसला महाजनपद जो है इसकी कैपिटल है शारावस्ती, और ये करंटली फैजाबाद या गोंडा वाला जो एरिया है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। कोसला कैपिटल शारावस्ती, और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगली महाजनपद है काशी। काशी की जो कैपिटल है इट इज वाराणसी, और ये बेसिकली वही बनारस वाला जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करती है अभी करंटली उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगली महाजनपद है छेदी। इसकी जो कैपिटल है इट इज शुक्तिमती। शक्तिमती भी इसको कहा जाता है, शुक्तिमती या शक्तिमती वाला जो रीजन है, और ये रिप्रेजेंट करता है बुंदेलखंड वाले रीजन को, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वाला रीजन है बुंदेलखंड का, उसको वो रिप्रेजेंट करता है छेदी महाजनपद को। अगली जो महाजनपद है दैट इज कुरु। कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ, और ये रिप्रेजेंट करता है हरियाणा और दिल्ली वाले रीजन को। तो यहाँ पर इनिशियली हमने 8 महाजनपद की बात करी। अंग कैपिटल चंपा, मगध 2 कैपिटल्स राजगृह एंड पाटलिपुत्र, मल्ल कैपिटल कुशीनारा, वज्जी कैपिटल वैशाली, कोसला कैपिटल शारावस्ती, काशी कैपिटल वाराणसी, छेदी कैपिटल शुक्तिमती, कुरु कैपिटल इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ। तो ये इनिशियल 8 महाजनपद है। आगे की और 8 महाजनपद की बात करें तो अगली जो महाजनपद है दैट इज वत्स। वत्स महाजनपद है, इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, और ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला रीजन उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला जो रीजन है मॉडर्न डे, वो वत्स महाजनपद को रिप्रेजेंट करता है। अगली है पांचाल। ठीक है, पांचाल की 2 कैपिटल्स बेसिकली माना जाता है। वैसे मेन कैपिटल तो अहिचित्र या अहिछत्र ही कहा जाता है,
कहीं कहीं पे रेफरेंस दिए हुए हैं कि इनकी एक और सदर्न कैपिटल भी थी जिसको काम्पिलिया कहा जाता है। जनरली अहिचित्र को ही कैपिटल माना जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न यूपी वाला रीजन या यमुना रिवर के ईस्ट वाला रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। अगली महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल है विराटनगर और ये राजस्थान का जो भरतपुर और जयपुर वाला रीजन है उसको कवर करती है, मत्स्य महाजनपद। अगली जो महाजनपद है दैट इज सुरसेन। सुरासेन भी इसको कहा जाता है। इसकी कैपिटल है मथुरा और ये प्रेजेंट डे मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है अवंती। अवंती बेसिकली मध्य प्रदेश की ही महाजनपद है। इसकी भी दो कैपिटल्स थी, उज्जैन और माहेश्वती। माहेश्वती जो है ये महेश्वर नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश में उसी का एंशिएंट नेम है माहेश्वती और ये मॉडर्न डे मालवा वाला जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है। अगली जो महाजनपद है दैट इज अस्मक। अस्मक जो है सॉरी अस्मक की कैपिटल है कोटाना। पाटली भी लिखा है बहुत सारी जगह, ठीक है। ये मॉडर्न डे महाराष्ट्र में आती है। गोदावरी जो रिवर है या जो एरिया है नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में उसको कवर करती है अस्मक महाजनपद। अगली जो महाजनपद है दैट इज कंबोज और कंबोज जो है इसकी कैपिटल थी राजपुरा जो कि कश्मीर वाले रीजन में आती है और प्रेजेंट डे लोकेशन है इसकी पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर वाला जो एरिया है वो एक्सपैंड करता है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो अब जो है इसका मेजर एरिया पाकिस्तान में आता है, कश्मीर वाला जो रीजन है वो। अगली जो लास्ट महाजनपद है दैट इज गांधार। गांधार की कैपिटल थी तकसीला और गांधार वाला जो एरिया है बेसिकली बॉर्डरिंग एरिया है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान जो है वो एरिया ये करंटली कवर करती है। तो ये हुई बाकी की 8 महाजनपद। एक बार और देखते हैं। वत्स कैपिटल कौशाम्बी, पांचाल कैपिटल अहिचित्र या काम्पिलिया, मत्स्य विराटनगरा, सुरसेन या सुरासेन कैपिटल मथुरा, अवंती की 2 कैपिटल से उज्जैन और माहेश्वती, अस्मक इसकी कैपिटल को पोटना या पाटली भी कहा जाता है, कंबोज कैपिटल राजपुर, गांधार कैपिटल तकसीला। तो ये हुई 16 महाजनपद। इसके आगे बढ़ते हैं हम। Another important text which gives information about the Mahajanpad is अष्टअध्यायी of Panini, which is a book on Sanskrit grammar. ठीक है, तो पानिनी के द्वारा लिखी गई एक बहुत फेमस किताब है अष्टअध्यायी, जिसमें बेसिकली संस्कृत ग्रामर के रूल्स बताए गए हैं। बट इस किताब में महाजनपद के भी हमको कुछ रेफरेंस मिलते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। Out of the 16 महाजनपद, 13 were monarchies and 3 were republic. ये कहा गया है कि ये जो 16 महाजनपद है इसमें से 16 में से 13 जो है 13 जो है वो मोनार्कीज होती थी। मोनार्की का बेसिकली मतलब होता है रूल ऑफ डायनेस्टीज, मतलब एक राजा रूल कर रहा है, उसकी डेथ होगी तो उसी का बेटा जो है वो अगला रूलर बनेगा, उसकी डेथ होगी तो उसका बेटा जो है वो अगला रूलर बनेगा। तो बेसिकली डायनेस्टीज के रूल को हम मोनार्की कहते हैं। तो 16 में से 13 जो थी वो थी मोनार्कीज और 3 जो थी, ठीक है, ये रिपब्लिक होती थी। अब ये 3 महाजनपद कौन कौन सी थी? एक थी वज्जी, दूसरी थी मल्ल और तीसरी थी अस्मक, ठीक है। वज्जी की कैपिटल की बात करें तो वैशाली, ठीक है। मल्ल की कैपिटल की बात करें तो कुशीनारा या कुशीनगर। अस्मक की कैपिटल की बात करें तो पाटली या कोटाली, ये अस्मक की कैपिटल थी। तो ये जो 3 थी ये रिपब्लिक थी। अब रिपब्लिक का बेसिकली क्या मतलब होता है अगर हम बात करें तो रिपब्लिक इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे वर नॉट रूल्ड बाय वन मोनार्क बट बाय ए ग्रुप ऑफ क्लैंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा नहीं होता था या पर्टिकुलरली एक डायनेस्टी का रूल नहीं चलता था, यहाँ पर अलग अलग क्लैंस या अलग अलग डायनेस्टीज का रूल चलता था। और इन तीनों रिपब्लिक्स की बात करें तो इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज द वज्जी महाजनपद या वज्जी रिपब्लिक। और यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज का रूल चला और यहाँ पे जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी वो थी लिच्छवी डायनेस्टी, जिसने वज्जी महाजनपद को रूल किया। रिपब्लिक हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हेड है, ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं अलग अलग डायनेस्टीज से। तो सबसे पावरफुल डायनेस्टी जिसने वज्जी किंगडम में रूल किया वो थी लिच्छवी डायनेस्टी। एक और इंफॉर्मेशन की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थी
इसमें से एक महाजनपद ऐसी है, ठीक है, आउट ऑफ 16 सिर्फ एक ऐसी महाजनपद है जिसको हम कहते हैं कि इट इज सिचुएटेड इन साउथ इंडिया। 15 की बात करें तो 15 के 15 जो है ये नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड थी। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बेसिकली विंध्याचल माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो विंध्याचल माउंटेन्स को बहुत सी बार जो है बॉर्डर बताया गया, नेचुरल बॉर्डर बताया गया है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। बहुत सी बार नर्मदा रिवर जो है उसको भी ऐसा रेफर किया जाता है कि इट वाज द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो अगर उस कंटेक्स्ट में हम बात करें तो 16 में से जो 15 महाजनपद थी वो नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड थी, और सिर्फ एक महाजनपद थी जिसको हम अस्मक के नाम से जानते हैं, ये साउथ इंडिया में थी, गोदावरी रिवर के बैंक पर, महाराष्ट्र में। तो लोकेशन वाइज अगर अपन बात करें तो मेजरली सारी महाजनपद नॉर्थ इंडिया में ही सिचुएटेड हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया मतलब वही नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया सारा मिला के ब्रॉडली हम उसको नॉर्थ इंडिया कह रहे हैं। तो 15 महाजनपद थी जो थी ये नॉर्थ में थी, और एक जो थी अस्मक ये साउथ इंडिया में थी। आगे की बात करते हैं। इसके आगे जो हमारा डिस्कशन है, अब हमने 16 महाजनपद देख ली, आगे की हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमको ये डिस्कस करना है कि इन 16 में से सिर्फ एक महाजनपद थी मगध। जैसे मैंने इनिशियली भी आपको बताया था कि मगध महाजनपद जो थी वो सब में से जो है लास्ट में विक्टोरियस इमर्ज होती है, या बाकी की जो महाजनपद से उनको भी टेक ओवर कर लेती हैं। तो क्योंकि महाजनपद बनी, अब ऐसा तो है नहीं कि महाजनपद बनने के बाद जो राजा है वो सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है चलो बहुत है, इतना टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत मिल गया अपने को, ऐसा तो था नहीं। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि एक अच्छा राजा वही होता है जो हमेशा टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में सोचे। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन राजा को करना था महाजनपद बनने के बाद भी। ऐसा नहीं था कि महाजनपद बनने के बाद वो शांति से बैठ सकता था कि बस बहुत मिल गया है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब कुछ नहीं चाहिए। उसको फर्दर एक्सपेंशन करना था। तो महाजनपद 16 महाजनपद बनने के बाद भी एक्सपेंशन हुए, और ये 16 महाजनपद भी आपस में एक दूसरे से लड़ती रही और फर्दर एक्सपेंशन करती रही। इन 16 में से जो एक महाजनपद लास्ट में विक्टोरियस इमर्ज होती है, दैट इज द मगध। और मगध का जो एम्पायर है ये बहुत ज्यादा एरिया जो है कवर कर लेता है इंडिया का। अगर हम बेसिकली टाइम पीरियड की बात करें तो हमने ये कहा कि 16 महाजनपद जो है ये हमको देखने को मिले 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, ठीक है। जब ये टाइम पीरियड थोड़ा आगे बढ़ता है 6th सेंचुरी बीसी से हम 4th सेंचुरी बीसी में आते हैं, तब तक इन 16 में से सिर्फ एक बड़ी महाजनपद रह जाती है, या एक पावर जो है लास्ट तक सरवाइव करती है, दैट इज मगध। तो ये बेसिकली एक मगध एम्पायर का एक बेसिक मैप है जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में बता रखा है, ठीक है। पहली जो डायनेस्टी है वो हर्यंक डायनेस्टी है। यहाँ पे बिंबिसार, अजातशत्रु, ये हर्यंक डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इनके बारे में बताया गया है, इनका एरिया बताया गया है। दूसरी जो डायनेस्टी थी जिसने मगध में रूल किया वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, इनका एक्सपेंशन बताया गया है। तीसरी जो डायनेस्टी थी जिसने मगध में रूल किया वो थी नंद डायनेस्टी, इनका एक्सपेंशन बताया गया है। और एक और डायनेस्टी थी जिसने मगध वाले एरिया में रूल किया, दैट वाज द मौर्यन डायनेस्टी। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आउट ऑफ all the Mahajanpads, Magad emerged as the most powerful, and rise of Magad starts with Haryanka dynasty which was founded by बिम्बिसार, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिक फ्लो चार्ट बना के अपन मगध की डायनेस्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मगध जो है इट वाज रूल्ड बाय 4 मेन डायनेस्टीज, ठीक है। अगर हम बात करें 6th सेंचुरी बीसी से लेकर आगे तक की, तो 4 बड़ी डायनेस्टीज ने मगध में रूल किया। पहली थी हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बात करें तो पहले रूलर जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, या इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, ही वाज बिम्बिसार। दूसरे जो रूलर थे वो इनके बेटे थे जिनका नाम है अजातशत्रु। तीसरे जो रूलर थे वो अजातशत्रु के बेटे थे जिनका नाम था उदयन। और ये डायनेस्टी फर्दर आगे तक चलती रही, कुछ वीक रूलर्स आए। इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर है उनका नाम है नागदश्क। नागदश्क जो थे इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। पहली डायनेस्टी थी हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी जिसने मगध वाले रीजन में रूल किया, इट वाज द शिशुनाग डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो स्वयं शिशुनाग ही थे।
इन्होंने जो है लास्ट हर्यंक रूलर नाग दशक को मार कर अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी, शिशुनाग डायनेस्टी। हम इसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक आपको चार्ट के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि किन किन डायनेस्टीज ने रूल किया। शिशुनाग डायनेस्टी जो थी वो सेकेंड डायनेस्टी थी मगध की, फाउंडर थे शिशुनाग, इनके बेटे थे, इन्होंने इनको सक्सीड किया जिनको हम कहते हैं काल अशोक। सीरीज ऑफ वीक रूलर्स, लास्ट रूलर इन इस डायनेस्टी के थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। दूसरी डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तीसरी जो मगध में रूल करने वाली डायनेस्टी थी उसको हम कहते हैं नंद डायनेस्टी, ठीक है। तो नंद डायनेस्टी जो थी ये थर्ड डायनेस्टी थी जिसने मगध वाले रीजन में रूल किया। नंद डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे या जो फाउंडर थे उनका नाम है महापद्मानंद, ठीक है। और महापद्मानंद जो थे ये पहले रूलर थे नंद डायनेस्टी के। नंद डायनेस्टी के दूसरे रूलर जिन्होंने महापद्मानंद को सक्सीड किया उनका नाम था धनानंद। तो नंद डायनेस्टी तीसरी डायनेस्टी थी, दो ही रूलर्स थे नंद डायनेस्टी में। चौथी और लास्ट डायनेस्टी जो मगध में इस समय पर रूल करती है दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है मगध का वो मौर्यंस के पीरियड में हुआ। मौर्यन डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे रूलर जो थे मौर्यन डायनेस्टी के वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसार। तीसरे रूलर मौर्यन डायनेस्टी के इनका नाम था अशोक, ये बिंदुसार के बेटे थे। सीरीज ऑफ वीक रूलर्स आते गए। मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इनका नाम था बृहदत्त। तो ये बेसिक इंडेक्सिंग मान सकते हो कि ये चार डायनेस्टीज जो हैं ये अपन फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने मगध में रूल किया। फर्स्ट थी हर्यंक, दूसरी थी शिशुनाग, तीसरी थी नंद डायनेस्टी और चौथी थी मौर्यन डायनेस्टी। एक एक करके हम चारों डायनेस्टीज को फर्दर डिस्कस करेंगे और सारे रूलर्स के बारे में बात करेंगे। हर्यंक डायनेस्टी पहली डायनेस्टी जिसने मगध में रूल किया। हर्यंक डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे उनका नाम है बिंबिसार and he ruled from 544 BC to 492 BC। 544 से 492 BC तक इनका रूल चला। ये रूलिंग पीरियड है, ठीक है, बर्थ और डेथ का ईयर नहीं है, रूलिंग पीरियड है। ये 554 BC में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। इनकी अगर बात करें तो he was the first great king of the हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के पहले ग्रेट रूलर ये हुए। एम्बिशियस थे, ठीक है, and he worked to expand the influence of मगध। एम्बिशियस थे तो चाहते थे कि मगध का जो पावर है वो बढ़े, मगध का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े। वन ऑफ हिज मेथड वाज टू हैव मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद अदर पावर्स, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए सब लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। अगर बिंबिसार की बात करें तो इन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किया मैट्रिमोनियल अलायंसेस पे। मैट्रिमोनियल अलायंसेस का बेसिकली मतलब है पॉलिटिकल मैरिजेस, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैरिजेस इन्होंने एक दो चीजें दिमाग में रखी कि इन्होंने ऐसे बड़े बड़े किंगडम से जो है रिश्ते जोड़े जिसके कारण डाउरी तो ऑफ कोर्स मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बड़े किंगडम से रिश्ता जोड़ लेते हो, एक बड़े किंगडम से अगर आप जो है अलायंस बना लेते हो, मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेते हो, तो फिर आप पे अटैक करने के पहले भी कोई सोचेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप पे अटैक करना मतलब उस बड़े पावर पे, उस बड़े किंगडम पे अटैक करना। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस का सहारा लिया, जिसमें बेसिकली उन्होंने 3 मैरिजेस की। सारी शादियों में उनको डाउरी भी मिली अच्छी खासी। डाउरी के साथ साथ क्योंकि वो बड़े बड़े किंगडम से उन्होंने रिश्ता जोड़ा तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो भी काफी हद तक बढ़ गया। तो हम इनकी 3 मैरिजेस की बात कर लेते हैं। पहली जो इनकी मैरिज हुई थी वो हुई थी कोसला देवी से। कोसला देवी जो थी वो कोसला किंगडम की प्रिंसेस थी और कोसला के जो रूलर थे प्रसन्नजीत उनकी सिस्टर थी। प्रसन्नजीत कोसला के किंग थे, कोसला देवी प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। बिंबिसार की पहली मैरिज जो है ये कोसला देवी से हुई थी। आगे बात करें इनकी जो दूसरी मैरिज थी ये चेलेना से हुई थी। चेलेना जो थी ये चेतक नाम के एक रूलर थे, उनकी डॉटर थी। और चेतक कहाँ के राजा थे? तो चेतक बेसिकली लिच्छवी किंगडम के रूलर थे। लिच्छवी की बात हमने अभी की कि वो वज्जी में रूल करते थे। चेलेना चेतक की डॉटर थी और चेतक लिच्छवी के रूलर थे। तीसरी जो मैरिज इन्होंने की थी ये खेमा से की थी। बहुत सी बार इनका नाम खेमा देवी भी बताया जाता है, ठीक है। ये डॉटर थी माद्रा किंगडम की और ये जो किंगडम था ये बेसिकली पंजाब वाला जो किंगडम था, ठीक है।
रूलर का नाम है माद्रा, उनकी ये डॉटर थी, और पंजाब के ये किंग थे, पंजाब का एक लोकल किंगडम था, वहां के ये रूलर थे। तो ये 3 इनकी पॉलिटिकल मैरिज थी, कोशला देवी से, चलेना से और खेमा से या खेमा देवी से। इसके आगे की बात करें कि इन मैरिजेस से जो है इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले या इनके और पीरियड में क्या क्या हुआ। He also adopted the policy of sending ambassadors to other kingdoms. जनरली हम अभी करंट सिनेरियो में देखते हैं कि बहुत सी बार जो है कंट्रीज किसी न किसी को, डिप्लोमेट्स को जो है दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं, उनको हम एम्बेसडर्स कहते हैं, हिंदी में हम उनको राजदूत कहते हैं। बेसिकली एम्बेसडर्स का काम होता है कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है, जो बायलैटरल रिलेशंस है, इनको इम्प्रूव करके रखें। तो ये एम्बेसडर्स अभी भी कंट्रीज सेंड करती है, उस समय कंट्रीज नहीं किंगडम्स होते थे, तो उस समय भी ये काम होता था। बिम्बिसार ने इसको शुरू किया था और इन्होंने जो है एम्बेसडर्स भेजे थे अलग अलग किंगडम्स में। अगर हम बात करें तो जीवक जो थे ये बिम्बिसार की किंगडम में मौजूद थे, ये वहाँ के रॉयल फिजिशियन कहे जाते थे, मतलब ही वाज वेरी फेमस। रॉयल फिजिशियन मतलब हम कह सकते हैं डॉक्टर वैद्य टाइप्स। तो ये फिजिशियन थे, कोर्ट फिजिशियन। इनको जो है अवंती के राजा प्रद्योत के पास भेजा था बिम्बिसार ने। एक ऐसी छोटी सी कहानी है कि अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनको जॉन्डिस हो गया था और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, क्योर ही नहीं हो पा रहा था। तो बिम्बिसार ने अपने दरबार से जो है, जो रॉयल फिजिशियन थे जीवक, उनको भेजा था बिम्बिसार प्रद्योत का इलाज करने के लिए। जीवक की प्रेजेंस के कारण प्रद्योत जो थे वो रिकवर कर गए थे, ठीक हो गए थे, और बहुत समय तक जीवक जो है वो बिम्बिसार के दरबार में ही रहे थे एज एन एम्बेसडर ऑफ, सॉरी, बहुत समय तक जो है बिम्बिसार ने जीवक को भेजा था अवंती के रूलर प्रद्योत का इलाज करने के लिए, और प्रद्योत का इलाज करने के बाद भी जीवक बहुत समय तक अवंती में ही रहे थे, बिम्बिसार के एम्बेसडर बनके टू द कोर्ट ऑफ अवंती। दूसरी अगर हम बात करें कि और किस किंगडम के साथ इन्होंने एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए, तो इन्होंने तक्षशिला के जो रूलर थे उनके साथ भी एम्बेसडर्स एक्सचेंज किए थे। मतलब मगध से भी कोई तक्षशिला गया होगा और तक्षशिला से भी कोई मगध आया होगा। बिम्बिसार वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर, ठीक है, एक बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर भी थे। ऐसा कहा जाता है कि अंग के जो रूलर थे इस समय ब्रह्मदत्त, ठीक है, ये अंग जो महाजनपद थी यहाँ के रूलर थे, इनको बिम्बिसार ने हराया था, और अंग जो है इसको इन्होंने मगध की टेरिटरीज में मर्ज कर लिया था। मतलब अंग में इनका एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया था, अंग को इन्होंने मगध में मिला लिया था। After Bimbisar's marriage to Kosla Devi, the king of Kosla Prasenajit gave away Kashi to Bimbisar as dowry. ठीक है, मैंने कहा कि इन पॉलिटिकल मैरिजेस से इनको जो है अच्छी खासी डाउरी मिलती थी। तो प्रसन्नजीत ने जब अपनी बेटी की शादी इनसे करवाई, कोसला देवी की शादी जब बिम्बिसार से हुई, तो उसमें जो है प्रसन्नजीत ने दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में पूरा काशी ही गिफ्ट कर दिया। अब काशी अगर आपने देखा हो, जब महाजनपद की हम बात कर रहे थे, काशी भी एक बड़ी महाजनपद होती थी, एक सेपरेट महाजनपद थी, कोसला अलग था, काशी अलग था। बट इस समय तक कोसला के जो रूलर थे प्रसन्नजीत, वो काशी को ओवरटेक कर चुके थे। काशी पूरा की पूरा उन्होंने बिम्बिसार को जो है डाउरी के फॉर्म में गिफ्ट कर दिया। Whether बिम्बिसार was Buddhist or Jain is a matter of controversy, as both claim that he was a member of their religion. तो बिम्बिसार जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे या जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये हमको क्लियर नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो जैन टेक्स्ट है वो बिम्बिसार को अपने रिलीजन का फॉलोवर बताते हैं, और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो भी बिम्बिसार को अपने रिलीजन का फॉलोवर बताते हैं। तो एक कंट्रोवर्सी है। अगर देखा जाए तो बेसिकली बिम्बिसार वाज कंटेम्पररी टू बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। मतलब जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने अपनी फिलोसफीज को प्रोपोगेट कर रहे थे, उस समय बिम्बिसार रूल कर रहे थे। तो हो सकता है कि क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म इनिशियली रिलीजन के फॉर्म में स्टार्ट नहीं हुआ था, फिलोसफीज के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था, तो हो सकता है कि बिम्बिसार जो है वो दोनों ही रिलीजन्स जो हैं इनको बेसिकली दोनों ही फिलोसफीज को जो है बेसिकली मानते होंगे, या दोनों ही फिलोसफीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे।
The Jains called him by the name Shrenik, which means a person with standing army. जो जैन लिटरेचर है वो बिंबिसार को श्रेनिक का टाइटल देता है। श्रेनिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी हो। अगर हम थोड़ी सी फ्लैशबैक की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, लेटर वैदिक पीरियड में भी परमानेंट आर्मीज नहीं होती थी। आर्मीज का जो फॉर्मेशन है वो लेटर वैदिक पीरियड के लास्ट में भी स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो महाजनपद का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमको आर्मीज देखने को मिलती है और स्टैंडिंग आर्मी जो थी ये बिंबिसार ने रखना स्टार्ट किया था, इसीलिए जैन जो थे वो इनको श्रेनिक के नाम से डिनोट करते थे, श्रेनिक बोलते थे इनको। 492 बीसी में बिंबिसार जो है इनको इन्हीं के बेटे अजातशत्रु के द्वारा जो है मार दिया जाता है, क्योंकि अजातशत्रु जो है वो थ्रोन ग्रैब करना चाहते थे इस समय पर। अजातशत्रु बिंबिसार के ही बेटे थे, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु ही अगले रूलर बनते, बट अजातशत्रु को शायद जल्दी थी रूलर बनने की, उन्होंने वो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते थे। जब उनको लगा कि ही इज एबल टू रूल नाउ, तो उन्होंने बिंबिसार को जो है मार दिया। और अगर मौत की वजह बताएं तो स्टारवेशन है, ऐसा कहा जाता है कि उनको खाना वाना देना बंद कर दिया था, ठीक है। तो बिंबिसार जो है उनकी डेथ हो जाती है और बिंबिसार के बाद जो अगले रूलर गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम है अजातशत्रु। हरियंक डायनेस्टी के अगले रूलर अजातशत्रु या मगध के अगले रूलर अजातशत्रु। इनके बारे में बात करें तो अजातशत्रु का पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है 492 बीसी से लेकर 461 बीसी। 492 से 461 बीसी तक अजातशत्रु ने रूल किया। After Bimbisar's death, Ajatashatru reversed his policies as Ajatashatru believed in conquest and not in matrimonial alliances and diplomacy. हम बिंबिसार की अगर बात कर रहे थे अभी, तो बिंबिसार में हमने देखा था कि बिंबिसार ने एक्सपेंशन के लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, साथ ही साथ उन्होंने एम्बेसडर्स भेजने की भी पॉलिसी यूज की थी, मतलब डिप्लोमेसी यूज करके भी वो एक्सपेंशन करना चाहते थे या अपनी एग्जिस्टेंस बताना चाहते थे। अजातशत्रु जो हैं जब बिंबिसार को बाद रूलर बनते हैं तो बिंबिसार की सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर देते हैं। अजातशत्रु ना तो डिप्लोमेसी में मानते हैं, ना ही वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस में मानते थे। अजातशत्रु का मानना था कि एक्सपेंशन करना है तो अटैक ही करना पड़ेगा, कॉन्क्वेस्ट ही करना पड़ेगा, मतलब वो बहुत एग्रेसिव थे, हम ये कह सकते हैं। बिंबिसार की डेथ के बाद क्या हुआ, प्रसन्नजीत जो थे उन्होंने काशी छीन लिया था, ठीक है। एक छोटा सा रेफरेंस आपको दे देती हूँ। हम बात कर रहे थे बिंबिसार की 3 वाइफ थी, कोशला देवी, चेलेना और खेमा देवी। अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार और चेलेना के बेटे थे, ठीक है। तो अजातशत्रु डायरेक्टली प्रसन्नजीत से रिलेटेड नहीं थे। प्रसन्नजीत ने काशी गिफ्ट किया था बिंबिसार को शादी के समय पर, और अजातशत्रु जो कि उनकी दूसरी वाइफ से थे उन्होंने बिंबिसार को मार दिया था। तो प्रसन्नजीत इस बात से नाराज थे और उन्होंने काशी जो है ये छीन लिया और वापस अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया काशी में। अजातशत्रु जो है उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अजातशत्रु जब रूलर बनने के लिए अपने पिताजी को मार सकते हैं तो प्रसन्नजीत तो वैसे भी डायरेक्टली उनसे रिलेटेड नहीं थे। हम रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो हम इनको सौतेले मामा कह सकते हैं प्रसन्नजीत को, कि डायरेक्टली ये रिलेटेड अजातशत्रु से नहीं थे। तो प्रसन्नजीत जो है जब काशी छीन लेते हैं मगध से तो अजातशत्रु को बुरा लगता है, बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता, और वो प्रसन्नजीत पर अटैक करते हैं। प्रसन्नजीत को डिफीट कर देते हैं और काशी जो है इसको कंप्लीटली एनेक्स कर लेते हैं, मगध के अंदर काशी को भी ओवरटेक कर लेते हैं। और उसके बाद प्रसन्नजीत की जो डॉटर है वजीरा, उनसे इनकी शादी भी हो जाती है अजातशत्रु की। आगे बढ़ते हैं। अगले जो रूलर है या अगला जो किंगडम है जिससे अजातशत्रु का कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो था वज्जी का किंगडम, ठीक है। वज्जी किंगडम जैसे हमने पहले कहा कि वो एक रिपब्लिक था, अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया जा रहा था। तो वज्जी किंगडम इस समय पर बहुत पावरफुल किंगडम हुआ करता था। 16 इयर्स लगे अजातशत्रु को वज्जी को कंप्लीटली जीतने में। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई या युद्ध ही 16 साल तक चला, बट हाँ उनके बीच में कोल्ड वॉर या बेसिकली लड़ाई जो है, दुश्मनी जो है, ये पूरे 16 साल चली। इनिशियल माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इन लोगों के बीच में और पूरे 16 साल लगे अजातशत्रु को वज्जी किंगडम को मगध में मर्ज करने में। अजातशत्रु जो है इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था,
ये बात बेसिकली बुद्धिज्म में भी पढ़ी जाती है। अजातशत्रु ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था एज अ रिलीजन, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये अजातशत्रु के ही रूलिंग पीरियड में हुई थी। ठीक है, 483 बीसी में अजातशत्रु जो है ये इन्होंने राजगृह जो महाजनपद है वहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। अजातशत्रु also tried to defeat अवंती but failed to defeat its ruler प्रद्योत। ठीक है, अजातशत्रु ने काशी तो जीत ही लिया था प्रसेनजीत से, वज्जी किंगडम भी इन्होंने जीत लिया था। इनकी इच्छा अवंती जीतने की भी थी, बट अवंती के रूलर इस समय पे प्रद्योत थे। तो जो भी सिचुएशन डेवलप हुई, अजातशत्रु प्रद्योत को नहीं हरा पाए, या वो ये जो कॉन्क्वेस्ट है ये नहीं सक्सेसफुली कर पाए। During his war with Vajji, अजातशत्रु is credited for inventing two weapon system। ठीक है, अजातशत्रु जो है इनका जब वज्जी से लड़ाई हुई थी, जो वज्जी का इनका युद्ध हुआ था, उसमें कहा जाता है कि उन्होंने दो नए वेपन्स को इन्वेंट किया था, स्टार्ट किया था यूज करना। पहला जो इंस्ट्रूमेंट था या वेपन सिस्टम था उसको कहते थे रथ मूशिला। जैसे नाम लग रहा है रथ मूशिला, तो रथ से रिलेटेड है। ये बेसिकली एक चैरियट था, ठीक है, जिसको फिक्स किया गया था स्वॉर्ड से, मतलब तलवारों से। बेसिकली आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, रथ मूशला ऐसा है कि एक रथ है, एक चैरियट है, और उसके जो व्हील्स हैं, ठीक है, और उसके जो पहिए हैं उन पे तलवारें अटैच कर दी गई हैं। अब जैसे जैसे वो रथ आगे बढ़ेगा लोग उससे टकराएंगे और उन तलवारों से कटते चले जाएंगे। तो इसको इन्वेंट किया था रथ मूशला को अजातशत्रु ने। दूसरा था महाशिला कंटिका। ये एक कैटेपल्ट था, मतलब गुलेल जो हम बोलते हैं, बेसिकली एक कैटेपल्ट था जिसमें से बड़े बड़े जो है, अगर हम बात करें, बड़े पत्थरों को फोर्टिफिकेशंस पर प्रोजेक्ट किया जाता था। पहले के समय में जो किले होते थे उनमें बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, पैलेस बीच में होता था, और वो पैलेस जो है पूरी तरीके से फोर्टिफिकेशन से घिरा हुआ होता था, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ होता था, जिनको पेनिट्रेट करना आसान नहीं होता था और उनको तोड़ना भी आसान नहीं होता था। तो उनको तोड़ने के लिए अजातशत्रु ने ये महाशिला कंटिका का इस्तेमाल किया। इसमें बेसिकली ऐसा होता था कि बहुत सारे ऐसे महाशिला कंटिका रखी हुई होती थी, बड़े बड़े पत्थर इसमें रखे जाते थे और इनको फेंका जाता था दीवारों की तरफ एक साथ। तो जब ये इतने सारे पत्थर एक साथ वो दीवार पर पड़ते थे तो वो दीवार वीक होकर कोलैप्स कर जाती थी और इनको एनिमी की जो फोर्टिफिकेशन है उसको तोड़कर अंदर एंटर करने में आसानी होती थी। तो इन दोनों का इस्तेमाल अजातशत्रु ने किया जब इनकी लड़ाई हुई इनके साथ, वज्जी किंगडम के साथ। अगले जो मगध के रूलर हैं, अजातशत्रु के बाद आते हैं उनके बेटे उदयन। इन्होंने 461 से 444 बीसी तक रूल किया। ये कहा जाता है कि अजातशत्रु को भी उन्हीं के बेटे उदयन ने मारा था। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारकर थ्रोन ग्रैब किया था, वैसे उदयन ने अजातशत्रु को मार के थ्रोन ग्रैब किया था। इनके 4th ईयर में जब ये रूल कर रहे थे तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था राजगृह से पाटलिपुत्र। अभी तक मगध की कैपिटल थी राजगृह, ये पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट करते हैं। पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना है, मेनली ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ऐसा कहा जाता है कि पाटलिपुत्र 3 रिवर से सराउंडेड था, गंगा, सोन और बिहार की एक लोकल रिवर थी पुनपुन। तो 3 रिवर से घिरा हुआ था पाटलिपुत्र। उदयन को लोकेशन बहुत सही लगी, उनको लगा कि 3 रिवर से घिरा हुआ है तो इजीली कोई यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उदयन ने अपने रूल के 4th ईयर में कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। उदयन जो थे, ऐसा कहा जाता है कि ये जैनिज्म को मानते थे, जैनिज्म के फॉलोअर होते थे। लाइक हिज प्रेसिडेंट उदयन फेल्ड टू कॉन्कर अवंती। ठीक है, उदयन जो है ये भी अवंती को जीतना चाहते थे, लेकिन उदयन ऐसा करने में असफल हुए और अवंती के रूलर ही उदयन को मार देते हैं, ये कहा जाता है। उदयन जो है इनको सक्सीड करते हैं इनके बेटे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को सक्सीड करते हैं फर्दर इनके बेटे मुंड, और लास्ट रूलर जो हरियंक डायनेस्टी के हैं वो है नागदशक। ठीक है, पहले रूलर बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन को अवंती के रूलर मार देते हैं। उदयन के बाद जो अगले रूलर बनते हैं वो उदयन के बेटे अनिरुद्ध बनते हैं। वीक रूलर रहते हैं, इनके पीरियड में भी कोई डेवलपमेंट्स, कोई एक्सपेंशन नहीं होता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद अनिरुद्ध के बेटे मुंड, ये भी वीक रहते हैं, इनके पीरियड में भी कोई एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। मुंड के बाद जो लास्ट रूलर हरियंक डायनेस्टी के हैं उनका नाम है नागदशक।
ये कहा जाता है कि नागदश को इनके खुद के ही मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम होता है शिशुनाग, वो नागदशक को मार देते हैं और फिर एस्टैब्लिश होती है शिशुनाग डायनेस्टी मगध में। तो आज हमने डिस्कस किया 16 महाजनपद के बारे में, कैसे डेवलप हुई, क्या रीजंस थे, पूरी 16 महाजनपद। महाजनपद में जो एक इमर्ज हुई मगध, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मगध की पहली डायनेस्टी थी हर्यंक। हर्यंक डायनेस्टी के बारे में आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। फर्दर मगध की जो आगे की डायनेस्टीज हैं उनको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और मगध जो है इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, चारों डायनेस्टीज के बारे में। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि कौटिल्य एकेडमी आपके लिए एक नया बैच लेके आया है जिसका नाम है मंजिल बैच। इसके थ्रू आप ऑनलाइन मोड में कौटिल्य एकेडमी से कनेक्ट कर सकते हैं। साल भर में जो है आपका प्री और मेंस दोनों को कवर कर लिया जाएगा। फर्दर इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप कौटिल्य एकेडमी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और अगले लेक्चर्स में हम आगे की बात करेंगे।